बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 कंटिन्यू है। इसका लेक्चर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शंस पे है। उसका टॉपिक नंबर 1 साइकोटिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया था हमने, और उसके बाद इसका जो टॉपिक नंबर 2 है शिज़ोफ्रेनिया, ये भी हम स्टार्ट कर चुके थे। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम शिज़ोफ्रेनिया का पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को शिज़ोफ्रेनिया की डिफिनीशन बताई थी। इसके अलावा इसके काजेज़ हमने डिटेल से डिस्कस किए थे, इसके जो इंसिडेंसेस है वो हमने डिस्कस किए थे, हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे सिम्टम्स के, शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं तो उनमें आप लोगों ने देखे होंगे BSN 6 सेमेस्टर के MHN के जो पास्ट पेपर्स हैं, तो उनमें शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिया में भी स्पेसिफिकली इसके जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और सिम्टम्स में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के क्राइटेरिया के अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट सिनेरियोज़ के फॉर्म में आप लोगों से पूछी गई हैं। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन चीज़ों से रिलेटेड, इन टर्मिनोलॉजीज़ से रिलेटेड, तो फिर आप लोगों को चाहे जिस किस्म की भी सिनेरियो दी जाए तो आप लोग ईज़िली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस लेक्चर पे सही तरीके से फोकस करें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें यह है कि शिज़ोफ्रेनिया आप लोगों को जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को इसकी डिफिनीशन बता दी थी कि शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, परसेप्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, कम्युनिकेशन में, बिहेवियर में, वोल्यूशन में। तो अब इसके जो सिम्टम्स होंगे वो भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगी कि अगर थिंकिंग में एबनॉर्मलिटी आ गई तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, परसेप्शन में अगर एबनॉर्मलिटी आ गई तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसी तरह स्पीच में, बिहेवियर में, कम्युनिकेशन में और वोल्यूशन में। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एबनॉर्मलिटी आती हैं, जो डिस्टर्बेंस आती हैं थिंकिंग में, तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनमें मेजर 1 है थॉट ब्लॉकिंग। एक इंसान जो है उसके जहन में ख़यालात कंटिन्यू होते हैं कि कंटिन्यू होते होते सडनली वो ब्लॉक हो जाते हैं। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जो शिज़ोफ्रेनिया वाला पर्सन है, जिसको शिज़ोफ्रेनिया है, तो वो अभी बात कर रहा है और उसके जहन में जो ख़यालात हैं उनको वो अपने बातों के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है, एकदम से वो चुप हो जाता है। वो चुप इसलिए होता है क्योंकि उसके जहन में जो ख़यालात चल रही थी वो एकदम से कहीं खो जाती हैं। उसे अब याद नहीं होता कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा था, मेरी टॉपिक क्या थी। तो ये जो थॉट ब्लॉकिंग है, इसको हम कम्युनिकेशन और जो डिस्टर्बेंस होती हैं उसमें भी हम थॉट ब्लॉकिंग का जिक्र करते हैं, और जो यहाँ पे थिंकिंग एबनॉर्मलिटी है इसमें भी हम थॉट ब्लॉकिंग का जिक्र करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कम्युनिकेशन भी ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती हैं, एकदम से स्टॉप हो जाती हैं, और जो थिंकिंग थी वो भी कहीं खो जाती हैं। तो थॉट ब्लॉकिंग होती हैं। इसके अलावा थॉट एलिनेशन होती हैं। थॉट एलिनेशन में क्या होता है, ये भी एक साइकोसिस की, साइकोटिक डिसऑर्डर्स की एक सिम्टम है जो कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर भी होती हैं। इसमें ये जो पेशेंट है शिज़ोफ्रेनिया का, तो उसको ये लगता है कि मेरे जो ख़यालात है अब इन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, कोई और लोग, कोई अदर एजेंसी जो है वो इन थॉट्स को, मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर रही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह उनको फील होती हैं। और इस थॉट एलिनेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं: थॉट इंजर्शन, थॉट विड्रावल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्या होता है कि उन लोगों को ये फ़ील होता है कि उनके जो थॉट्स हैं तो ये रेडिली कोई और बंदा सुन रहा है। जो उनके आमने सामने लोग होते हैं, इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनको देख के उनको ये फ़ील होता है कि मेरे जहन में जो भी ख़यालात आते हैं, मेरे एक्सप्रेस करने से पहले पहले जो दूसरे लोग हैं वो इनको सुन लेते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा ये लोग ये भी क्लेम करते हैं, इनका ये भी बिलीव होता है कि दूसरे लोग जो है वो अपने जो थॉट्स है उनको लाके मेरे जो माइंड है इसमें फ़िक्स किया हुआ है।
किसी इर्द गिर्द किसी एक बंदे का नाम लेते हैं, या जो थेरेपिस्ट होता है उनका, उसको कहते हैं कि ये जो डॉक्टर है, ये जो थेरापिस्ट है, इसने अपने ख्यालात मेरे माइंड में फ़िक्स कर दिए हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है थॉट इंसर्शन। और इनको ये भी बिलीव होती है कि मेरे जो सोच हैं, मेरे जो ख़यालात हैं, थॉट्स हैं, तो इनको कोई बंदा जो है वो चोरी कर रहा है, इनको मेरे दिमाग से उठा रहा है। कहा जाता है थॉट विड्रावल। तो ये थॉट एलिनेशन के अंदर, थॉट एलिनेशन मीन्स के इन लोगों का ये बिलीव होता है कि मेरे जो थॉट्स है वो कोई और बंदा कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो जो भी हो। वो एक बंदा जो है उनके सराउंडिंग में जो भी, जिसको वो चाहे वो कह सकते हैं कि ये बंदा जो है मेरे जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके अंदर उनको ये फ़ील होता है कि थॉट ब्रॉडकास्टिंग के, उनको ये फ़ील होती हैं कि मेरे एक्सप्रेस करने से पहले मेरे जो ख़यालात हैं इनको दूसरे लोग सुनते हैं। और थॉट इंसर्शन के उनको ये लगता है कि दूसरे लोग जो है वो अपने ख़यालात मेरे जहन में फ़िक्स करते हैं। और थॉट विड्रावल उनको ये फ़ील होता है कि मेरे जहन से ख़यालात जो है वो चोरी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग है, इसके अंदर इन पेशेंट्स को डिल्यूजन्स भी होती हैं। डिल्यूजन्स का मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, डिटेल से। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियो लेक्चर में, जब मैं आप लोगों को साइकोटिक डिसऑर्डर्स पढ़ा रही थी, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जो डिल्यूजन्स होती हैं तो उनमें ज़्यादातर जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है ये, और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये तीन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉमनली यही तीन डिल्यूजन्स शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को हो रही होती हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसमें वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बढ़तर इंसान समझते हैं, अमीर इंसान समझते हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के, जिसमें वो जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें, दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, अखबार में ख़बर देखते हैं, टेलीविज़न में कोई न्यूज़ सुनते हैं तो कहते हैं कि ये मेरे लिए है, इसमें मुझे हिदायत दी जा रही है, मुझे कुछ बताया जा रहा है, इस तरह उनकी फ़ीलिंग होती हैं। और जो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है तो उसमें वो हर एक चीज़ से डरते हैं, हर एक चीज़ पे शक करते हैं कि ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे जो लाउड वन हैं उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरह। तो ये जो डिल्यूजन्स होती हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, तो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर मेनली यही तीन डिल्यूजन्स होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली यही तीन होते हैं। इसके अलावा जो एबनॉर्मलिटी या फिर डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, इल्यूजन्स होती हैं और हेलुसिनेशंस होती हैं। इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन में डिफरेंस को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे सिनेरियोज़ आप लोगों के लिए बन सकते हैं कि इल्यूजन्स क्या है और हेलुसिनेशंस क्या है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अभी एक आखिरी दफ़ा भी आप लोगों को बता देती हूँ कि हेलुसिनेशंस वो कंडीशंस होती हैं कि जिसके अंदर स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता और आप लोग जो है चीज़ों को परसीव कर रहे होते हो कि ये है, यानी बग़ैर स्टिमुलस के आप लोगों को कोई चीज़ जो है वो परसीव हो रही होती है, सेंसरी परसेप्शन आप कर रहे होते हैं, जबकि कोई स्टिमुलस होती ही नहीं है। और जो इल्यूजन्स है वो मिस परसेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशंस है। अब मिस इंटरप्रिटेशंस किस तरह कि स्टिमुलस जो है वो कुछ और होती है, रियली एक्चुअली कुछ और होती हैं, और आप लोग उसका कुछ और मतलब जो है वो ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि एक इलेक्ट्रिक कार्ड जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और ये बंदा उसे देख के कह रहा है कि ये स्नेक है, सांप है, और वो उससे डर रहा है। तो ये होती हैं इल्यूजन। यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया के अंदर हेलुसिनेशंस की अगर हम बात करें तो जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं और विजुअल हेलुसिनेशंस हैं वो कॉमन है। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस भी होती हैं और सोमेटिक हेलुसिनेशंस भी इसमें होती हैं। सोमेटिक हेलुसिनेशंस उन हेलुसिनेशंस को कहा जाता है कि जिसमें लोग जो है वो अपने बॉडी से रिलेटेड, अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड उनको हेलुसिनेशंस होती हैं। वो इस तरह समझते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड जो सर्कुलेट कर रही होती हैं वो मुझे फ़ील होती हैं, या फिर वो सोचते हैं कि मेरी जो यूरिन फॉर्मेशन है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, इस तरह। तो ये सारे जो अपने बॉडीली फंक्शन से रिलेटेड जो हेलुसिनेशंस होती हैं तो ये कहलाती हैं सोमेटिक हेलुसिनेशंस। तो सोमेटिक हेलुसिनेशंस भी होती हैं। और ऑडिटरी जो है, ऑडिटरी के अंदर जो कमांड हेलुसिनेशंस होती हैं वो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं।
इसके अलावा हेलुसिनेशंस में आप लोगों को डिफरेंट नोट्स में या फिर नेट पे या फिर किसी बुक में ये बात मिलेगी कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर हेलुसिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिया होता है। तो स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फोसिया क्या है? मेटामॉर्फोसिया की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फोसिया जो है वो एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि हमें चीज़ों की शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हमें नज़र आती हैं। डिस्टॉर्टेड मीन्स के कुछ चीज़ें जो है हमें बड़ी नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, कुछ चीज़ों को देख के हमें उनका शेप जो है वो बिगड़ा हुआ सा नज़र आता है। डिस्टॉर्टेड शेप मीन्स कि उनका शेप जो है वो हमें इस तरह डिस्टॉर्टेड, इस तरह मिस प्रेजेंट हमें होती हैं। तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स के स्टार्ट से लेके अभी तक कि हेलुसिनेशंस वो होते हैं जो कि एक्चुअली स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होती और उसको हम परसीव कर रहे होते हैं, और इल्यूजन्स वो होते हैं कि जिसमें हम मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। तो अब अगर मेटामॉर्फोसिया को अगर देखा जाए तो इसमें चीज़ों को हम या तो छोटे चीज़ों को हम बड़ा हमें नज़र आती हैं, या तो बड़े चीज़ जो है वो बहुत छोटे नज़र आते हैं, या किसी चीज़ का शेप जो है हमें वो मिस प्रेजेंट होती हैं। तो अब आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि ये तो इल्यूजन है, फिर इसे हेलुसिनेशन क्यों कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टाइम जब इस चीज़ की बात हुई थी, देखा गया था कि लोग शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो हैं वो ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, कुछ चीज़ों के शेप उन्हें डिस्टॉर्टेड नज़र आते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो इसके लिए उस टाइम उन लोगों ने फर्स्ट टाइम हेलुसिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिया का नाम दिया था। उन्होंने हेलुसिनेशन इसको कहा था, लेकिन उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं कि ये मतलब हेलुसिनेशन नहीं है। आपको मिलेंगी नेट पे भी कि ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये इल्यूजन है एक्चुअली, लेकिन इसको हेलुसिनेशन कहा गया था। इस तरह की बातें आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन फिर ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। इतना ज़्यादा होता है लेकिन इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं पाया जाता, इसीलिए इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, और इस चीज़ को अभी तक किसी ने चेंज नहीं किया है कि ये हेलुसिनेशन नहीं बल्कि इल्यूजन है। ये असल में इसको देखा जाए तो हमारे मेंटलिटी के मुताबिक ये इल्यूजन है, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम जो नाम दिया गया था उसको अभी तक किसी ने हटाया नहीं है, तो इसी वजह से इसको हेलुसिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिया कहा जाता है। तो इसमें इसको लेके आपने हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स के जो डिफिनीशंस है, डिफरेंसेस है, उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको बताने का मकसद ये था। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोप्सिया और मैक्रोप्सिया होता है। माइक्रोप्सिया उसमें बहुत चीज़ें जो है बहुत छोटी छोटी नज़र आती हैं, और मैक्रोप्सिया में चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। ये जो कंडीशन होती हैं मेटामॉर्फोसिया की, तो इसको कहा जाता है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। इसको एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इंग्लिश अतर थे, वो पोइट भी थे, उनका नाम लेविस कैरल था। लेविस कैरल जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक स्टोरी बुक थी उनकी। उस बुक का नाम था एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। वंडरलैंड कहते हैं परिस्तान को, और एलिस जो है वो इस स्टोरी का कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर एक लड़की थी वो। तो उसने बहुत सारे जो है एडवेंचर्स जो है उनके बारे में लिखा गया था कि परिस्तान के अंदर जब वो गई तो वो लड़की जो है कुछ इस तरह की दुनिया में चली जाती हैं कि वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी होती हैं उन सब चीज़ों में। फिर जब वो उस जगह से निकल जाती हैं तो एक और दुनिया आ जाती हैं, और उस दुनिया के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत छोटी होती हैं उनके दरमियान। तो इस तरह की एक कहानी थी। उस कहानी को जब एक साइकियाट्रिस्ट थे इंग्लैंड से 1995 में, इन्होंने जब वो कहानी पढ़ी, इनका नाम जोहन टॉड था। जोहन टॉड जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, इन्होंने जब वो कहानी पढ़ी तो उस कहानी को देखते हुए इनके जहन में ये बात आई कि ये जो हेलुसिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिया है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, तो इसमें भी यही होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नज़र आती हैं। तो इसीलिए इन्होंने हेलुसिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिया को नाम दिया एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। तो मे बी एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि हेलुसिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिया जो है उसे क्या कहा जाता है, या उसकी एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोगों को पता हो कि उसकी एग्जाम्पल एलिस इन वंडरलैंड है या फिर एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस होते हैं।
सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस, सोमैटिक हेलुसिनेशंस की टाइप हैं। सोमैटिक हेलुसिनेशंस का मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे हेलुसिनेशंस के जिनमें इन लोगों को जिनको हो रही होती हैं तो उनको ये फील होती है कि उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है सेंसेशंस उनको एक्सपीरियंस हो रही होती हैं विदाउट एनी काज, विदाउट एनी सोर्स। उनके बॉडी फंक्शंस के बारे में उनको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, डिफरेंट फीलिंग्स उनको हो रही होती हैं। तो ये कहलाती हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन। और सोमैटिक हेलुसिनेशंस के टाइप्स में सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन है। सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड डिफरेंट फीलिंग जो है इन पेशेंट्स को हो रही होती हैं। जैसा कि ये जो पेशेंट होता है शिज़ोफ्रेनिया का, तो ये कहता है, ये बात बताता है कि मेरी जो वेजल्स के अंदर जो ब्लड जा रही है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रही है, तो मुझे इसकी पुशिंग सेंसेशन होती है कि किस तरीके से पुशिंगली ये ब्लड जो है आगे की तरफ जा रही है और सर्कुलेट कर रही है। या फिर ये इस तरह रिपोर्ट कर रहा होता है कि मेरी जो यूरिन फॉर्मेशन है तो वो मैं फ़ील कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। या फिर इस तरह कहते हैं कि ये जो मेरा ब्रेन है तो इसके अंदर फायरिंग हो रही है और वो मुझे महसूस हो रही है। या फिर कहते हैं कि मेरा जो बोन मेरो है तो उसमें कटिंग हो रही है, बोन मेरो कट रही है और मुझे फ़ील हो रही है। इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो विसरल ऑर्गन्स के बारे में डिफरेंट हेलुसिनेशंस होती हैं ये सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस कहलाती हैं। और सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस टाइप्स हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन की। इसके अलावा काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस भी होते हैं। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस जो है इसमें क्या होता है कि वो पेशेंट अपने बॉडी को मोशन में फ़ील कर रहा होता है वाइल एक्चुअली बीइंग एट रेस्ट। यानी एक्चुअली वो रेस्ट में होता है, बिल्कुल सोया होता है या बैठा होता है, लेकिन कहता है कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं जो है फ्लोटिंग कर रहा हूँ। ये सारी बातें उसकी होती हैं। तो ये काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस कहलाती हैं। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन मूड या फिर डिस्टर्बेंस इन इमोशंस की अगर हम बात करें तो इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, जिसे हम मूड डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ़र्स्ट चीज़ जहाँ पे भी आप शिज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के अंदर इन लोगों को फ्लैट इफ़ेक्ट होती हैं और ब्लंटेड इफ़ेक्ट होती हैं। फ्लैट इफ़ेक्ट क्या होती हैं, ऐसे सिम्टम्स के जिसमें वो बंदा जो है उसको बिल्कुल उसकी जो इमोशंस है वो बिल्कुल नहीं शो हो रहे होते, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते। उसके एनवायरनमेंट में दूसरे लोग जो है वो उससे बातें कर रहे हो या जो भी स्टिमुलस उसको मिल रही हो तो उससे रिलेटेड उसके कोई भी रिएक्शंस नहीं होते, बिल्कुल कुछ भी रिएक्शन जो है वो एब्सोल्युटली कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहा होता। तो इसको कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। और जो ब्लंटेड इफेक्ट है इसमें कुछ इमोशंस शो हो रहे होते हैं लेकिन एबिलिटी डिक्रीज़ होती हैं, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो शो हो रहे होते हैं, चाहे वो वॉइस के थ्रू, चाहे वो फिज़िकल मूवमेंट के थ्रू। तो ब्लंटेड इफेक्ट और फ्लैट इफेक्ट में ये फ़र्क है कि फ्लैट इफेक्ट के अंदर एब्सोल्युटली नो इमोशंस होते हैं, लेकिन जो ब्लंटेड इफेक्ट है उसमें सम इमोशंस होते हैं ओकेजनली, वो भी ओकेजनली कुछ इस तरह थोड़े से इमोशंस जो है वो शो होते हैं। इसके अलावा एपैथिक कंडीशन होती हैं डिस्टर्बेंस इन इमोशंस के अंदर। एपैथिक कंडीशन के जिसमें बंदे को किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं होती, लैक ऑफ मोटिवेशन उसको होती हैं। इनएप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट होती हैं। इनएप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट उसको कहते हैं कि इनके जो इमोशंस है वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन नहीं होते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होते। सिचुएशन कुछ और होती हैं और इनके इमोशंस कुछ और होते हैं। जैसा कि एक फौतगी की जगह है वहाँ पे ये हंस रहे होते हैं और शादी की जगह होती है वहाँ पे ये रो रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। इसके अलावा इनकॉन्ग्रुअस मूड इनकी होती हैं। इनकॉन्ग्रुअस मूड जो है इसको हम नॉन कॉन्ग्रुएंट मूव भी इसको हम कहते हैं। नॉन कॉन्ग्रुएंट मूड जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो सोच रहे होते हैं इनके जहन में जो इनकी सोच होती हैं, इनके जो इंटरनल जो इनकी इमोशंस होती हैं उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, या उसको एक्सप्रेस तो कर रहे होते हैं लेकिन गलत उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉन्ग्रुएंट मूड होती है ना स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट मूड, तो उसमें ये होती है कि आप अगर अंदर से हैप्पी फील कर रहे होते हो तो आप हंसते हो, आपका जो हंसना है, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो शो कर रही होती है कि आप अंदर से भी खुश हो। लेकिन जो इनकॉन्ग्रुएंट मूड होती है इसको हम नॉन कॉन्ग्रुएस या इनकॉन्ग्रुएस मूड कहते हैं। तो इसमें एक इंसान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर से उसको
अंदर से वो दुखी है, एंजाइटी फील कर रहा है, लेकिन बाहर से वो हंस रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे जो है वो हंसी का एक्सप्रेशन है। तो इसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मूड या इनकॉन्ग्रुअस मूड। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टर्बेंस इन इमोशंस की, तो लेबाइल मूड होती हैं, बहुत ज़्यादा लेबिलिटी होती है मूड के अंदर, सडन चेंजेस होती है, टीयरफुलनेस से बिल्कुल जो है वो एकदम से जॉयफुलनेस में चला जाता है, फिर जॉयफुलनेस से एकदम से वो टीयरफुलनेस में आ सकता है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन और स्पीच की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन और स्पीच के दौरान कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकते हैं, इसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या होता है। तो थॉट ब्लॉकिंग का मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि थॉट ब्लॉकिंग जो है उसका स्पीकिंग पे असर होता है, इसीलिए जो डिस्टर्बेंस इन स्पीच या कम्युनिकेशन है उसमें भी इसका हम जिक्र करते हैं। इसके अलावा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होती हैं, इसके अंदर कम्युनिकेशन और स्पीच में जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं इसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होती हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मीन्स कि उसके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो इधर से उधर, उधर से उधर फिर उड़ती रहती है, जैसा कि इसकी वजह से फिर क्या होता है, उसकी इस तरह फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जब होती हैं तो इसकी वजह से बहुत तेज़ वो बोलता है, रैपिड स्पीच उसकी होती है और बहुत ज़्यादा लगातार वो बोलता रहता है क्विकली। तो इसके अलावा डिरेलमेंट ऑफ थॉट्स होती हैं। डिरेलमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डिरेलमेंट कहते हैं आउट ऑफ द ट्रैक जाने को। जब आप किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उससे आप आउट ऑफ ट्रैक निकल जाते हैं तो इसको कहा जाता है डिरेलमेंट ऑफ थॉट। इनमें भी यही होता है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, अब चीज़ों को ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके नहीं ले जा सकते, चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जो है एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दूसरे किसी बिल्कुल उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है उस चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको लूज एसोसिएशन भी कहा जाता है, एसोसिएशन लूज या फिर लूज एसोसिएशन या फिर डिरेलमेंट ऑफ थॉट्स इसको कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डिरेलमेंट ऑफ थॉट्स हैं तो इसके अंदर परसिवरेशन होती हैं। परसिवरेशन इसको कहते हैं कि एक टॉपिक के बारे में इन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और वो टॉपिक जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है कि किसी और टॉपिक पे ये जंप कर जाते हैं और कभी कभार सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं कि बस एक ही सेंटेंस लिया और उसको बार बार रिपीट करना, इसको कहते हैं परसिवरेशन। इसके अलावा डिरेलमेंट ऑफ थॉट्स या फिर जो लूज एसोसिएशन है इसके अंदर सर्कमस्टेंशियलिटी होती हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी इसको कहते हैं कि इसमें अगर हम पेशेंट से कोई सवाल पूछ लें तो वो इधर उधर की इररिलेवेंट डिटेल देने लगता है और लास्ट में जाके फिर वो हमें वो आंसर दे देता है, जो क्वेश्चन हम करते हैं उसका आंसर हमें मिल जाता है। और इसमें टेंजेंशियलिटी भी होती है। टेंजेंशियलिटी में ये होता है कि हम कोई सवाल पूछे तो ये पेशेंट जो है सामने से इररिलेवेंट डिटेल्स में चला जाता है और दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ नहीं आता, हमें आंसर नहीं मिलती, तो इसको टेंजेंशियलिटी कहा जाता है। सर्कमस्टेंशियलिटी की अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं तो अगर एक थेरेपिस्ट एक पेशेंट से उसके मदर के एज के बारे में पूछे कि आपकी मदर की जब डेथ हुई थी तो उस टाइम उनकी एज क्या थी, तो ये जो बंदा है, जो पेशेंट है, ये इस तरह रिस्पॉन्ड करता है कि लेंथी डिटेल बता देता है अपने मदर के एक्सीडेंट के बारे में और उस एक्सीडेंट में कितने लोग जो है वो वफ़ात पा चुके थे, उसके बारे में, एक्सीडेंट क्यों हुई थी उसके बारे में, ये सारी डिटेल्स बताते हुए आखिरकार वो जाके अपने मदर की जो एज है उसके डेथ के बाद वो बता देता है और थेरेपिस्ट को आंसर मिल जाती है। लेकिन टेंजेंशियलिटी की अगर हम एग्जांपल दें तो इसमें एक थेरेपिस्ट जो है अगर एक क्वेश्चन पूछता है पेशेंट से कि हाउ वाज योर वीक, मतलब कि आपका ये हफ़्ता जो है वो कैसा गुजरा, इस तरह, तो फिर वो बंदा जो है वो कुछ इस तरह आंसर करता है कि व्हेन आई वाज 5 माई कैट वाज किल्ड। और इस पे जब वो थेरापिस्ट उससे उस कैट के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था उस कैट को, तो फिर वो जल्दी से स्टार्ट कर लेता है किसी और टॉपिक को, जैसे रिलीजियस बिलीव्स को या कोई प्रीवियस इलनेस के बारे में कोई टॉपिक को, इस तरह की वो बातें करता है और जो क्वेश्चन थेरेपिस्ट का था उस क्वेश्चन पे दोबारा नहीं आता और थेरेपिस्ट को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, तो इसको कहते हैं टेंजेंशियलिटी। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जब माइंड में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो बोलते वक्त वो इधर से उधर की बातें जो है वो करता है, यानी उसकी एक चीज़ पे अटेंशन होती है, किसी एक टॉपिक के बारे में बोल रहा होता है, एकदम से उसकी अटेंशन वहाँ से ख़त्म हो जाती है और वो चीज़ें भूल जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। इसके अलावा
नियोलॉजिज्म होती हैं। नियोलॉजिज्म कहते हैं सेल्फ मेड वर्ड्स को, कि इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो ऐसे अल्फाज बोलता है जिसकी मीनिंग जो है वो सिर्फ उसी को पता होती है। उसने अपने लिए कोई अल्फाज बनाया होता है और उसकी मीनिंग भी उसके जहन में होती है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहा है, इसकी क्या मानी है। इसके अलावा वर्ड सलात का आप लोगों को इसमें ज़िक्र मिलेगा। वर्ड सलात वो करते हैं, वर्ड सलाद जो है इसमें वो इस तरह करते हैं कि सैलड या सलाद किसको कहते हैं, ये जो हम चटनी बनाते हैं डिफरेंट जो है वो चीज़ों को मिक्स करके, तो इसमें भी यही होता है कि डिफरेंट वर्ड्स जो है उसको ये बंदा मिक्स करता है और एक ऐसे मैनर से उनको बोलता है कि सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बंदा बोलता है, इसको कोई कहे कि कैब के बारे में, टैक्सी के बारे में अगर इससे कोई पूछे, तो ये कैब जो है उसको देखेगा और कैब को इस तरह पढ़ेगा कि ये जो सी होती है, कैब की जो सी होती है उसको ये कहेगा सी, फिर रुक के बोलेगा लेब, तो ये क्या हो गया सिलेब। तो स्लेब क्या होती है, कैब की जगह इसने बोल दिया स्लेब, यानी इसने इस तरह वर्ड्स को मिक्स किया और कुछ चीज़ें उसमें एडिट कर लिए और अब उसकी मीनिंग जो है वो वाज़े नहीं है, तो इसको कहा जाता है वर्ड सैलड। क्लेंज एसोसिएशन भी होती हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन में या स्पीच में जब डिस्टर्बेंस की हम बात करते हैं तो इसमें क्लेंज एसोसिएशन भी ये लोग करते हैं। क्लेंज एसोसिएशन कहते हैं कि एक इनसिग्निफिकेंटली ये लोग जो है अल्फाज की शायरी करने लगते हैं, अल्फाजों की एक रिमिंगली ये अल्फाज बोल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं द स्काई इज़ ब्लू, so are you, 2 + 2, much to do, to fear, far and near, इस तरह की बातें जो है ये करते हैं। इसको कहा जाता है क्लेंज एसोसिएशन, कि जिसमें क्या होती है इनसिग्निफिकेंटली बेमानी तौर पे अल्फाज के साउंड्स को एक दूसरे के साथ ये जोड़ रहे होते हैं। इसके अलावा जो वोलिशन है तो उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, वोलिशन का मैंने आप लोगों को बता दिया है, स्टूडेंट्स के पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जो होती है तो इसको हम वोलिशन कहते हैं। तो यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, डिस्टर्बेंस अगर आ जाती है वोलिशन में तो फिर एवोलिशन होती है। एवोलिशन कहते हैं लेक ऑफ मोटिवेशन और लेक ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब अगर ये हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है, तो ये बंदा जो है ये इसकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ है, एडियल्स इसके जो है वो इम्पेयर हो जाते हैं, ग्रॉसली डिमिनिश्ड हो जाते हैं, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाते हैं, ग्रूमिंग नहीं करता, फिर हाइजीन का ख्याल नहीं करता और सेल्फ निग्लिजेंस का शिकार हो जाता है। अब डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर की अगर हम बात कर लें तो बिहेवियर के अंदर भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो जाता है, सिली बिहेवियर हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है, सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं ये लोग, अनयूजुअल मैनरिज्म इनकी होती है। अनयूजुअल मैनरिज्म मीन्स के इनअप्रोप्रिएट मैनर्स शो करते हैं, रिपीटेटिव पोस्चर्स देते हैं जिन्हें हम ऑब्सेसिव बिहेवियर्स कहते हैं कि बार बार कोई एक बिहेवियर करना। ऑड बिहेवियर इनकी होती है, ऑड बिहेवियर ODD, ऑड बिहेवियर। ऑड किसे कहते हैं, ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर जो है स्टूडेंट्स, डिफिएंट किसे कहते हैं, डिफिएंट कहते हैं रेजिस्टेंट को। इसमें ये लोग जो है इनके बिहेवियर में ये होता है कि हर एक चीज़ को ये रेजिस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, रेजिस्टेंट होते हैं, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं तो उन सब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उनके मुखालिफ बन जाते हैं। इसके अलावा कैटाटोनिया होता है, कैटाटोनिया को हम कैटाटोनिक बिहेवियर भी कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के अंदर कॉमन है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया में क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग इनकी होती हैं, इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा होता है तो उनसे रिलेटेड इनके रिएक्शंस डिक्रीज़ हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं। इसके अंदर कैटाटोनिया के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, कैटाटोनिक स्टुपर, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कैटाटोनिक स्टुपर हम तब कहते हैं कि जब ये पेशेंट्स जो होते हैं ये बिल्कुल एक हम कहते हैं कि ज़िंदा लाश बन जाते हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए ये रिएक्ट नहीं करते, चाहे जो कुछ भी हो एनवायरनमेंट में ये रिएक्ट नहीं करते, तो इसको कैटाटोनिक स्टुपर कहा जाता है कि ना तो ये मूव करते हैं, ना तो ये स्पीक करते हैं, ना तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। फिर
केटाटोनिक एक्साइटमेंट भी होती हैं। केटाटोनिक एक्साइटमेंट जो है ये लेस कॉमन है, ज़्यादातर नहीं होती लेकिन कभी कभार होती हैं। इसमें प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए साइकोमोटर एजाइटेशन में ये पेशेंट चले जाते हैं। अब साइकोमोटर एजाइटेशन क्या है? तो साइकोमोटर एजाइटेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, एंजाइटी फील करता है, अनइंटेंशनली रिपीटिटिव मूवमेंट्स वो करता है, तो इसको हम केटाटोनिक एक्साइटमेंट कहते हैं। लेकिन केटाटोनिक एक्साइटमेंट लेस कॉमन है। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी केटाटोनिक बिहेवियर है कि जिसमें ये जो पेशेंट्स हैं इनके आर्म को, लेग को या इनके कोई किसी और बॉडी पार्ट को मूव करके एक पोजीशन में किया जाए तो ये उसी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। ये बिल्कुल भी उस पोजीशन से नहीं हिलते, उसी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, तब तक मेंटेन करते हैं जब तक हम खुद इनको मूव ना करें, तब तक ये उस पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। इसको कहा जाता है वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस है तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिसिटी होती हैं। स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिसिटी के अंदर ये जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, तो इनको ये अननोन कमांड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इनको कोई कमांड्स रियली नहीं मिल रहे होते हैं। बैठते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, कह के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है मैं उठ जाता हूँ, कह के उठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं दौड़ता हूँ, दौड़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिसिटी, कि रियली कोई भी कमांड नहीं होता लेकिन ये फॉलो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कमांड नेगेटिविज़म भी होती हैं। कमांड नेगेटिविज़म के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे कर रहे होते हैं कि अननोन कमांड्स को वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। कोई कमांड होती नहीं है लेकिन वो रेजिस्ट करते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं खड़ा होना है, मुझसे मत कहो कि खड़ा हो, मुझे नहीं बैठना है, चलो जाओ, मैंने नहीं बैठना है, नहीं बैठूंगी, इस तरह वो कहते हैं। या फिर कहते हैं कि मुझे नहीं चलना है, मुझे यहाँ पे खड़े होना है, चलो मुझे ना कहो कि चलो जाओ, इस तरह। तो वो चीज़ों को जो है मानने से इनकार करते हैं, कमांड्स को मानने से इनकार करते हैं। यानी वो एक्चुअली कमांड्स होती ही नहीं है, वो वैसे ही उनको वो फील होती है कि कमांड्स आ रहे हैं और उनको वो या तो फॉलो कर रहे होते हैं, उसको हम स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिसिटी कहते हैं, या फिर वो उनको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम कमांड नेगेटिविज़म कहते हैं। इसके अलावा इकोकोलिया होता है। इकोकोलिया उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट्स जो इनका थेरेपिस्ट होता है या जो इनके सराउंडिंग में लोग होते हैं तो उनके अल्फाज जो हैं, उनके स्पीच जो है उनको रिपीट कर रहे होते हैं, उसको इकोकोलिया कहा जाता है। या फिर इकोप्रेक्सिया कहा जाता है उन लोगों को कि जो लोग एक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, फॉलो नहीं, रिपीट कर रहे होते हैं, कि जो थेरेपिस्ट है उसके एक्शंस को रिपीट करते हैं, या फिर सराउंडिंग में जो दूसरे लोग हैं वो जो भी करते हैं वो भी उनको मिमिक करते हैं, उनका नकल उतारते हैं उनके एक्शंस को। तो एक्शंस की रिपीटिशन जब करते हैं, दूसरों के एक्शंस को जब रिपीट करते हैं, तो उसको इकोप्रेक्सिया कहा जाता है। और इकोकोलिया उसको कहा जाता है कि जब ये जो स्पीच है उसको रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नर्स जो है वो पेशेंट से कहती है व्हाट इज़ योर नेम, तो ये पेशेंट उससे कहता है नर्स से कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और फिर चुप नहीं होता, वो बात जो है कहता रहता है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। फिर नर्स कहता है कि सिट डाउन, तो वो खड़ा होके ही उसको कहता है कि सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, इस तरह। तो इसको कहते हैं इकोकोलिया। और जो एक्शन को इस तरह रिपीट किया जाता है दूसरों के एक्शन को, तो उसको कहते हैं इकोप्रेक्सिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती हैं आप लोगों के स्लाइड्स की। तो देखिए आप लोगों के जो स्लाइड्स हैं इनको अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है। तो यही सारी चीज़ें इसमें भी प्रेजेंट हैं। देखिए थॉट ब्रॉडकास्टिंग है जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दी, थॉट इंजर्शन, थॉट विड्रावल, बीइंग कंट्रोल्ड, के इनको ये लगता है जो थॉट एलिनेशन है इसको बीइंग कंट्रोल्ड, उसके लिए लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं। और थॉट एलिनेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इंजर्शन और विड्रावल, कि इनको लगता है कि हमारे जो थॉट्स है वो दूसरों के कंट्रोल में हैं। लूज एसोसिएशन हमने डिस्कस की, नियोलॉजिज्म हमने डिस्कस की, कंक्रीट थिंकिंग। अच्छा, कंक्रीट थिंकिंग उसको कहते हैं कि ये जो शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं तो ये डीपली थिंकिंग नहीं कर पाते, इनसे कोई भी सवाल पूछो तो एक छोटा सा कंक्रीट आंसर उसका दे देते हैं, तो इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा कंक्रीट होती है, लिटरल मीनिंग आपको दे देते हैं। देखिए इकोकोलिया होता है या इकोलेलिया इसको कहा जाता है, या इकोकोलिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा क्लेंच एसोसिएशन होती हैं, वर्ड सैलेड होती हैं,
हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड केटाटोनिक बिहेवियर होती हैं। केटाटोनिक बिहेवियर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया केटाटोनिक स्टupor का, केटाटोनिक एक्साइटमेंट का और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर फ्लैटनेस, एपैथी, लैक ऑफ स्पीच। अब नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया और जो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया हैं, इनकी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने अपने साथ नोट भी करनी है और सही तरीके से याद भी करनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एक टॉपिक है कि नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया और पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया क्यों कहते हैं इनको? जब नॉर्मल फंक्शन की इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती हैं, एक नॉर्मल फंक्शन को ये लोग एक्सेसिवली कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और अगर नॉर्मल फंक्शन की डिमिन्यूशन हो जाए, नॉर्मल फंक्शन की एब्सेंस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में इनको डिल्यूजन्स जो होती हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स है शिज़ोफ्रीनिया की। इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स और इनऑर्गेनाइज्ड जो बिहेवियर्स होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव सिम्टम्स में आती हैं। क्लेंज एसोसिएशन की जो हमने बात की, क्लेंज एसोसिएशन क्या है? क्लेंज एसोसिएशन भी एक डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर के अंदर आती हैं, इनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स के अंदर आती हैं। थॉट ब्रॉडकास्टिंग हो गया, थॉट इंसर्शन हो गया, लूज एसोसिएशन हो गया, न्यूरोलॉजिज्म हो गया, बेजार बिहेवियर्स हो गए। बेजार बिहेवियर जो अजीब किस्म के बिहेवियर से लोग शो करते हैं, एजाइटेशन हो गई और जो केटाटोनिया हो गया। तो ये जितने भी मैंने नेम्स लिए, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर ये जो फ्लैट इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, ब्लंटेड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शुरू में। तो ये इसके अलावा एपैथी कि उनमें बिल्कुल एंथुजियाज़म नहीं होती, बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट होती हैं। एवोल्यूशन के बिल्कुल उनमें जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाते। इन हीरोनिया हो गया कि जो पहले जिन एक्टिविटीज़ में उनको खुशी होती थी अब उनमें खुशी नहीं होती। एम्बिवेलेंस हो गया, एम्बिवेलेंस के उनके जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में उनको कन्फ्यूजन होती हैं। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक ग्लास है पानी का, तो उसके बारे में वो सोचते हैं कि इसको मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ, उठाऊँ या ना उठाऊँ, कंफ्यूज होते हैं। इसको कहते हैं एम्बिवेलेंस। और जब उठाते हैं आखिरकार तो फिर कहते हैं कि पीऊँ या ना पीऊँ, पीऊँ या ना पीऊँ, यानी उसको हर एक चीज़ में कन्फ्यूजन होती हैं, तो इसको कहते हैं एम्बिवेलेंस। इसके अलावा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी इनकी ख़त्म हो जाती हैं। इनकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती हैं। और डिप्रेशन और जो सुसाइडल आइडिएशंस हैं, सुसाइडल एक्ट है, तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया के अंदर आती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 10% लोग जो होते हैं शिज़ोफ्रीनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें 10% जो है वो अटेम्प्ट या कमिट सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ब्यूलर्स 4As। ब्यूलर्स जो थे, ऑयगन ब्यूलर्स की हमने बात की थी हिस्ट्री जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी पिछली वीडियो लेक्चर में, कि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम शिज़ोफ्रीनिया का लफ्ज़ यूज़ किया था। तो इन्होंने शिज़ोफ्रीनिया के बारे में बताते हुए कहा था कि शिज़ोफ्रीनिया के अंदर ये 4 चीज़ें जो है वो मस्ट होंगी। इफ़ेक्ट यानी ब्लंटेड और फ्लैट इफ़ेक्ट जो है वो होगी उनमें। एसोसिएटिव लूजनेस, जो लूज एसोसिएशन है जो स्पीच के अंदर, वो होगी। ऑटिज़म होगी और एम्बिवेलेंस होगी। अब ये क्या है? तो लिखा है ऑयगन ब्यूलर coined the term schizophrenia. ब्यूलर्स फंडामेंटल साइंस ऑफ शिज़ोफ्रीनिया आर रेफर टू एज 4As। ब्यूलर ने कहा कि जो बुनियादी साइंस है शिज़ोफ्रीनिया के, तो ये 4As हैं। वो क्या है? फर्स्ट वन, इफेक्ट, द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पर्सनस फीलिंग एंड इमोशंस। फ्लैट, नो फेशियल एक्सप्रेशन एंड एब्सेंस ऑफ विजिबल क्यूज टू द पर्सनस फीलिंग। अब देखिए कि इन्होंने कहा कि इफेक्ट मीन्स कि द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पर्सन फीलिंग एंड इमोशन। इफेक्ट क्या होती है? उनके शिज़ोफ्रीनिया की वजह से उनके इफेक्ट पे असर पड़ता है। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उसको हम जो बाहर शो कर रहे होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, फिजिकल मूवमेंट के थ्रू, तो वो इफेक्ट कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है शिज़ोफ्रीनिया के अंदर? फ्लैट इफेक्ट होती हैं या फिर ब्लंटेड इफेक्ट होती हैं या फिर इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट होती हैं। फ्लैट इफेक्ट क्या है? कि नो फेशियल एक्सप्रेशंस, एब्सेंस ऑफ विजिबल क्यूज, कोई भी इशारे नहीं मिलते, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं मिलती। इस पर्सन के जो भी फीलिंग्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ भी वो जाहिर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हनीता's मदर टेल हर दैट हर फेवरेट डॉग डाइज, हनीता सिंपली सेज "आह" एंड डज नॉट गिव एन इंडिकेशन ऑफ एन इमोशनल रिस्पॉन्स। ये जो
अनीता है, इनकी अम्मी ने इनको बताया कि इनकी जो फेवरेट डॉग है वो मर चुका है। तो अनीता ने सिंपली कहा कि फिर इसने कुछ भी नहीं कहा, इसके कोई भी जो है रिस्पॉन्स शो नहीं हुई। इसको कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। अब ब्लंटेड इफेक्ट को देख लें, एडल्ट इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए सिचुएशन के एडल्ट यानी धीमी सी, एक कम सी जो है थोड़ी सी इमोशनल रिस्पॉन्स होती है सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जांपल, टॉम हैज़ बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वाइफ्स विजिट। टॉम जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि उसकी वाइफ जो है वो विज़िट करेगी। व्हेन शी अराइव्स ऑन द यूनिट, और जब वो आ गई यूनिट पे, वहाँ पे आ गई जहाँ पे वो टॉम उसका इंतज़ार कर रहा था, ही इज़ ओनली एबल टू गिव हर ए स्माइल। और वो सिर्फ इस एबल था कि सिर्फ एक स्माइल उसने दे दिया, उसके अलावा वो कोई भी इमोशन जो है अपना शो नहीं कर सका, हालांकि वो कितना इंतज़ार कर रहा था अपनी वाइफ के आने का। तो ये कहलाती हैं ब्लंटेड इफेक्ट। और इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट क्या होती हैं? व्हेन द पर्सनस इमोशनल टोन इज़ नॉट रिलेटेड टू द इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस। हालात जैसे होते हैं, अगर वैसी उसकी जो एक्सप्रेशन है वो नहीं हुई, उसकी इमोशन नहीं हुई, इमोशनल टोन ऐसी नहीं हुई, तो इसको कहा जाता है इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, व्हेन टोल्ड इट्स द टाइम टू टर्न ऑफ द टेलीविजन एंड गो टू द बेड, जो बिगिंस टू लव आर बेजार इफेक्ट। अब जो इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट होती है उसको बेजार इफेक्ट भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए जोव जो है उसको क्या कहा गया, जोव को कहा गया कि टीवी बंद करो और चले जाओ, सो जाओ, तो वो हंस रहा है। तो ये कौन सी हंसने की बात हुई? इसमें तो कोई हंसने वाली बात नहीं थी ना, तो वो हंस रहा है। तो बिल्कुल ये एक अजीब उसकी एक बिहेवियर है, एक अजीब उसकी एक इमोशन है कि वो इस बात पे हंस रहा है। तो इसको कहा जाता है इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट या फिर बेजार इफेक्ट। Associative looseness, which refers to haphazard and confused thinking that is manifested in jumbled and illogical speech and reasoning. You may hear it referred to a looseness for our loose association. अब देखिए स्टूडेंट्स के जो एसोसिएटिव लूजनेस हो गया या लूज एसोसिएशन हो गया, तो ये उसको कहते हैं कि जिसमें एक बंदा जो है वो हैफेजर्ड मैनर कहते हैं एक डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरलेस और अनसिस्टमेटिक मैनर को, कि उस तरह उसकी थिंकिंग होती है, बिल्कुल जो है बेतरतीब थिंकिंग उसकी होती है। एक चीज़ वो बता रहा होता है कि दूसरे पे वो जंप करता है, इलॉजिकल वो स्पीच करता है, इलॉजिकल रीजनिंग करता है। तो इसको लूज एसोसिएशन, डिरेलमेंट ऑफ थॉट्स या फिर इसको एसोसिएटिव लूजनेस कहा जाता है। ऑटिज़म है थर्ड वाला, जो ए है वो ऑटिज़म के लिए है। ऑटिज़म क्या है? डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड नियोलॉजिज्म्स आर एग्जांपल्स ऑफ ऑटिस्टिक थिंकिंग इन ए पर्सन्स विद शिज़ोफ्रेनिया। ऑटिज़म में क्या होता है कि आर्टिस्टिक थिंकिंग इनकी होती है। आर्टिस्टिक थिंकिंग मीन्स के ये बिल्कुल जो है इनकी सोच जो है वो अपने लिए होती हैं, अपने ही जहन में अपने लिए ये चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनसे कोई भी बिलोंगिंग नहीं रखते। उनको वो इनकी ये जो डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस और इनके जो नियोलॉजिज्म्स होते हैं, तो इनको दूसरे लोग नहीं समझ रहे होते, वो खुद उनको समझ भी रहे होते हैं और उनके बारे में सोच भी रहे होते हैं, उनके बारे में बोल भी रहे होते हैं। जैसा कि डिलूजन्स हो गए, तो डिलूजन्स उनके बिलीव्स हैं, उनके फाल्स बिलीव्स है, जो कि रियली बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलुसिनेशन की बात कर ले तो ये उनके फाल्स परसेप्शन है कि चीज़ कोई है ही नहीं, दूसरे लोग तो उसको नहीं बिल्कुल देख पा रहे हैं, लेकिन वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। इसके अलावा नियोलॉजिज्म को देख ले कि ऐसे बातें, ऐसे वर्ड्स बनाते हैं कि जिनको दूसरे लोग जो है वो नहीं समझ पाते और इनके जहन में उसकी मीनिंग भी होती हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे ख्यालात भी होते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया है कि ये आर्टिस्टिक थिंकिंग्स है, शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ये होती हैं और इनको आर्टिज़म कहा जाता है। अब एमसीक्यूज़ में आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एग्जाम्पल ऑफ आर्टिज़म जिसमें डिल्यूजन भी हो, हेलुसिनेशन भी हो और नियोलॉजिज्म भी हो, तो आप लोगों ने आंसर लिखना है ऑल ऑफ अबाउ, और अगर इनमें से कोई एक हो तो आपको याद रखनी है, इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे। एम्बिवेलेंस, अब देखिए एम्बिवेलेंस का मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एम्बिवेलेंस जो है वो कन्फ्यूजन होती है। जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, आसान हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उनमें वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। गिलास को उठाऊँ ना उठाऊँ, पानी पीऊँ या ना पीऊँ, इसको कहा जाता है एम्बिवेलेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स की जो क्लासिफिकेशन है सिम्टम्स की, वो आप लोगों को बताई जा रही है, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल से समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं आप लोगों के स्लाइड्स में कोई ऐसी अगर न्यू बातें हुई तो मैं आप लोगों को डिटेल से समझा दूँगी। लिखा है पॉजिटिव
अटेंशन गेटर। अब यहाँ पे होता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स में ये अटेंशन चाहते हैं, इनके जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। द पॉजिटिव सिम्टम्स अपीयर अर्ली इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इलनेस। ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो फर्स्ट फेज होता है शिज़ोफ्रेनिया का तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और इन्हीं पॉजिटिव सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। द पॉजिटिव सिम्टम्स आर अल्टरेशंस इन थिंकिंग, परसीविंग एंड बिहेवियर्स। अब जो थिंकिंग में जो अल्टरेशंस आती हैं, परसीविंग में जो अल्टरेशंस आती हैं और जो बिहेवियर में अल्टरेशंस आती हैं तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आती हैं। दीज सिम्टम्स यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। और अक्सर ये सिम्टम्स जो है जब एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दे देते हैं पेशेंट्स को साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए तो उनके रिस्पॉन्स में भी उनके साइड इफ़ेक्ट के एज ए उनके साइड इफ़ेक्ट भी ये रिस्पॉन्स जो है ये होती है लोगों को। डिलूजन्स क्या होती हैं? फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होती हैं, हेलुसिनेशन, परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होती हैं, थॉट डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्टोनिक बिहेवियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुकी हूँ कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो है इनके लिए हम क्रिपलिंग लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। क्रिपलिंग कहा जाता है ऐसी चीज़ों को कि जो बंदे को बेकार बना देती हैं। तो ये जो नेगेटिव सिम्टम्स है ये बंदे को बहुत ज़्यादा उसको उसके जो नॉर्मल फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा लेस देन नॉर्मल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उसको बेकार बना देती हैं, इसीलिए हम इनके लिए क्रिपलिंग लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इफेक्टिव ब्लंटिंग हो गया, ब्लंटिंग इफेक्ट, रिड्यूस्ड रेंज ऑफ इमोशन। एलोजिया हो गया, एलोजिया किसे कहते हैं? रिड्यूस फ्लुएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। यानी जो पुअर लैंग्वेज होती हैं, पुअर स्पीच होती हैं उसको एलोजिया कहते हैं कि उसकी ना तो कोई ख़ास फ्लुएंसी होती है, ना प्रोडक्टिविटी होती है, ना लोग समझ पाते हैं, ना फ्लुएंटली वो कह सकता है। एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन मीन्स के बंदा जो है वो उसकी जो वोल्यूशन है वो ख़राब हो जाती है, एवोल्यूशन में वो चला जाता है। विथड्रॉवल एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स में अब वो इनिशिएट भी नहीं कर सकता, परसिस्ट भी उसमें नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो पावर है, वो अब लॉस उसकी हो चुकी है। एनहिडोनिया में चला जाता है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, किसी काम में भी उसको खुशी नहीं होती। एम्बिवेलेंस में चला जाता है, कनकरेंट एक्सपीरियंस ऑफ अपोजिट फीलिंग्स मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मेक डिसीजन। देखिए कि बार बार कंकरेंटली उसको अपोजिट फीलिंग्स आते हैं कि उठाओ, तो फिर फीलिंग आती है कि नहीं नहीं उठाओ। पीओ, फीलिंग आती है कि मत पियो, नहीं पियो, नहीं बस नहीं पीऊँगी, पियो या ना पियो, पियो ना पियो, इस तरह। तो फिर क्या होता है कि वो डिसीजन नहीं बना पाते, इम्पॉसिबल हो जाती है उनके लिए डिसीजन बनाना, तो इसको कहते हैं एम्बिवेलेंस। तो इफेक्टिव ब्लंटिंग हो गया, एलोजिया हो गया, एवोल्यूशन हो गया, इनहेडोनिया हो गया, एम्बिवेलेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी विद अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट जो है ये जो है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लूज एसोसिएशन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। लूज एसोसिएशन किसे कहते हैं? थिंकिंग हैफेजर्ड, इलॉजिकल एंड कन्फ्यूज्ड। मैंने आप लोगों को बता दी हैं ये चीज़ें। कनेक्शन इन थॉट्स आर इंटरप्टेड, कि उनके जो थॉट्स में कनेक्शन है वो इंटरप्ट हो जाते हैं, कनेक्शन अब नहीं रहती। आई कैन नॉट गो टू द जू, नो मनी, आई हैव ए हेड, दीज मेंबर्स मेक नो सेंस, मैन व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब देखिए पहले कह रहा है कि मुझे जू जाना है, फिर कह रहा है कि पैसे नहीं है, फिर कह के फिर वो सारी चीज़ें जो है, अब देखिए वो जो सोच थी वो ख़त्म हो गई। अब देखिए कह रहा है कि आई हैव ए हेड, दीज मेंबर्स मेक नो सेंस, मैन व्हाट्स प्रॉब्लम। अब देखिए इसको कि कितनी जो है इसकी आपस में वो इलॉजिकल बातें कर रहा है। हैफेजर्ड, बिल्कुल हैफेजर्ड मैनर से, जिसकी कोई सही मैनर ही नहीं है, तरतीब ही नहीं है। नियोलॉजिज्म क्या है? Words a person make up that have meaning only for that person, it is often part of delusional system। अब नियोलॉजिज्म जो है delusional system का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे अल्फाज बनाता है बंदा कि उस अल्फाज को सिर्फ वही समझता है, दूसरे लोग उसकी मीनिंग को नहीं समझते, और उसके जहन में उससे रिलेटेड अच्छी वाली कोई अपनी मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज द नर्क्स आर लुकिंग फॉर मी। अब देखें कि हॉस्पिटल जाने से मैं डर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे नर्क्स है जो कि मुझे देख रहे हैं। अब नर्क्स क्या है? हमें तो नॉर्क्स की समझ नहीं आ रही है कि नॉर्क्स क्या है, लेकिन उस बंदे ने अपने लिए ये जो लफ्ज़ नॉर्क्स बनाया है तो इसकी कोई ना कोई मीनिंग उसके जहन में है जो कि दूसरों को पता नहीं है। क्लेंज एसोसिएशन, द मीनिंगलेस रेमिंग ऑफ वर्ड्स, जो बेमानी शायरी जो है वो अल्फाज की स्टार्ट कर लेते हैं, ऑफन इन ए फोर्सफुल मैनर, और फोर्सफुली बहुत जो है वो
ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे होते हैं। रेन, पेन, बैंग, क्लैंक। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इस तरह के अल्फाज। इकोलेलिया है। Echolalia means mimicking or imitating the speech of another person. The nurse says to the patient, "Tell me your name." The patient responds, "Tell me your name, tell me your name." Word salad, mixture of words and phrases that have no meaning. For example, I am fine, apple pie, no sale, furniture store, take it slow, cellar door. Concrete thinking, what brought you here to the hospital? अब देखिए कंक्रीट थिंकिंग में अगर कोई बंदा पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि आपको हॉस्पिटल तक आप कैसे आए, तो वो बंदा कहेगा दे केब, मुझे केब लेके आया, मुझे टैक्सी लेके आई, बस यही बात, इसके अलावा कोई आंसर नहीं वो करेगा। पीपल इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स। अगर आप उससे कहे कि जिन लोगों के वो कांच के घर होते हैं शीशे वाले, तो उसमें वो लोग पत्थर नहीं यूज़ करते, तो ये कहेगा डू नॉट थ्रो स्टोन्स, कि हाँ पत्थर नहीं यूज़ करते। या फिर कहेगा कि विंडोज़ विल ब्रेक, विंडोज़ जो है वो टूट जाएंगी, बस इसके अलावा वो कोई आंसर नहीं करेगा। कोई डीप थिंकिंग कुछ भी उसकी नहीं होगी, बिल्कुल उसकी लिटरल मीनिंग जो है उसमें वो आंसर करेगा। थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। दे बिलीव दैट वंस थॉट कैन बी हियर्ड बाय अदर्स। वही बात जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। थॉट इंजर्शन, दे बिलीव दैट थॉट्स फ्रॉम अदर पीपल आर बीइंग इंजर्टेड इनटू वंस माइंड। थॉट विड्रॉवल, दे बिलीव दैट थॉट्स बीन रिमूव फ्रॉम वंस माइंड बाय एन आउटसाइड एजेंसी। किसी आउटसाइड एजेंसी ने मेरे जहन से मेरे थॉट्स जो है वो चुरा लिए हैं। डिल्यूजन्स ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, यानी जो थॉट एलिनेशन उसको होती हैं। बिलीव दैट वंस बॉडी आर माइंड इज़ कंट्रोल्ड बाय एन आउटसाइड एजेंसी। अल्टरेशंस, जो थिंकिंग में अल्टरेशंस आती हैं, तो इसमें डिल्यूजन्स का जिक्र है कि आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस, यानी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस उसको होती हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होती हैं। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ बॉडीली फंक्शन, डिल्यूजन ऑफ बॉडीली फंक्शन में ये होता है स्टूडेंट्स, ये बाकी रेफरेंस, परसिक्यूशन, ग्रेंडियोसिटी ये मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ साइकोटिक डिसऑर्डर वाले लेक्चर के अंदर, वहाँ से आप सीख लें अगर किसी ने अभी तक नहीं सीखा। और बॉडीली फंक्शन से रिलेटेड जो डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ बॉडीली फंक्शन, ये उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था। ये ऐसे फॉल्स बिलीव्स होते हैं जिनमें इन लोगों को अपने इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी के फंक्शंस जो है उससे रिलेटेड एबनॉर्मल बिलीव्स उनके होते हैं। एबनॉर्मल बिलीव्स कि मेरे बॉडी के अंदर ये हो रही है, मेरे बॉडी के अंदर वो हो रहा है, इस तरह। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ जेलेसी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में इन लोगों को ये फॉल्स बिलीव होती हैं कि दूसरे लोग जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो इनके थॉट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो जो है इनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इनके घरों को कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। Alteration in thinking can take many forms. Delusions are false fixed belief that cannot be corrected by reasoning. It is a false belief that is held and maintained as true even with the evidence of contrary. अगर आप उसको उस बात के बरअक्स, उस बिलीव के बरअक्स सबूत भी दिखा दे तो वो चेंज नहीं होगी वो बिलीव, तो ये फिक्स्ड होते हैं ये बिलीव्स। मोस्ट कॉमनली डिल्यूजनल थिंकिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग थीम्स। फर्स्ट वन है आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, यानी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि अपने इर्द गिर्द जो भी खबर कुछ भी सुनते हैं तो इनको लगता है कि ये मेरे लिए है। देखिए ये कह रहा है कि जो न्यूयॉर्क टाइम है उसमें मैंने खबर सुनी और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि क्राइम को स्टॉप करो, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा परसिक्यूशन जो है इसके अंदर लिखा है माई नेबरहुड वांट मी डेथ आर अलाइव, दे थिंक आई होल्ड ऑल देयर सीक्रेट्स। देखिए इसको ये लगता है कि मेरे जो पड़ोसी हैं तो वो मुझे मारना चाहेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके सारे राज मेरे सामने खुल गए हैं। दे हैव टैप्ड माई फ़ोन एंड पीक थ्रू माई विंडोज़ 24 आवर्स ए डे। उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया है और वो क्या कर रहे हैं कि मेरा जो विंडो है 24 घंटे वो उस पर मुझे झांक झांक के देखते हैं। पीक कहते हैं झांकने को। तो इसको ये लगता है कि मेरे पीछे जो है लोग पड़े हुए हैं, मेरी जासूसी की जा रही है, ये सारी चीज़ें। ग्रेंडियोसिटी होती हैं। ग्रेंडियोसिटी का एग्जांपल देख ले, विद इन 1 month आई एम गोइंग टू बी ए बिलियनर एंड ओन 14 हॉर्सेस एंड 20 कार्स, कि मैं बिलियनर बन जाऊंगा 1 महीने के अंदर अंदर। मेरे 14 घोड़े होंगे, 20 मेरे गाड़ियां होंगी। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, बिल गेट है या फिर एलिन ग्रेस्पन है, तो मुझसे मशवरा लेंगे कि ये किस तरह आप इतने फाइनेंशियल वो बन गए हैं, स्टेबल फाइनेंशियली। तो वो मुझसे फाइनेंशियल
एडवाइस लेंगे। देखिए लिखा है, आई विल बी सो रिच एंड सक्सेसफुल दैट बिल गेट्स एंड एलन ग्रैंडस्पैन आर गोइंग टू कॉल मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। इसके अलावा बॉडीली फंक्शंस के बारे में इनको डिल्यूजन जो मैंने आप लोगों को समझाई, जेलेसी डिल्यूजन ऑफ के जिसमें अपने जो स्पाउस है उसकी वफादारी पे ये शक करते हैं कि वो मेरे साथ फेथफुल नहीं है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, उसमें देखें, माई मदर पुट ए वोडो कोर्स ऑन मी, शी कैन कंट्रोल ऑल ऑफ माई थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू ए रिमोट कंट्रोल कार, आई एम कम्प्लीटली अंडर हिज स्पेल। इनकी ये सोच होती है किसी एक इंसान के बारे में, अपने सराउंडिंग। कुछ पेशेंट्स डॉक्टर जो उनका थेरेपिस्ट होता है उसके बारे में कहते हैं कि मैं पूरा का पूरा इसके कब्जे में हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो परसेप्शन में अल्टरेशंस है तो उसमें हेलुसिनेशन के बारे में लिखा है यहाँ पे, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी एंड टेक्टाइल, ये सारे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। 90% जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं तो उनको जो हेलुसिनेशंस होती हैं वो ऑडिटरी होती हैं, मोस्ट कॉमन होती हैं ऑडिटरी। और अब इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के बारे में डिफरेंस को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई हैं। डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन, लॉस ऑफ ईगो बाउंड्रीज, इनकी ईगो बाउंड्रीज़ की भी लॉस हो चुकी होती हैं। डीपर्सनलाइजेशन उसको कहते हैं कि इनमें ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन एक कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके पर अक्स काम करने लगते हैं। इनको अनरियल थॉट्स आते हैं कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं जो है अभी बैठा है और कहता है कि मैं उड़ रहा हूँ, या फिर कहता है कि मेरे जो आर्म्स है या लेग्स है इनकी शेप ख़राब हो चुकी है, ये डिस शेप हो गए हैं, इस तरह इनको फील होती हैं। बेजार बिहेवियर इनकी होती हैं। बेजार बिहेवियर मीन्स के अनहाइजीनिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, एक अजीब सी बिहेवियर होती हैं। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस के बारे में बताया है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, हियरिंग वॉइसेस आर साउंड्स, हाउ डू यू नो इफ़ समवन इज़ हियरिंग वॉइसेस, टर्निंग आर टिल्टिंग ऑफ हेड। देखिए कि एक बंदा बैठा है और अपने वो सर को एक घुमा रहा है, वो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि हाँ मैं समझ गया। वैसे ही उसको कोई उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता लेकिन वो अपने सर को हिलाता। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे भी होंगे कि अकेला बैठा हो और सर भी हिला रहा हो, बातें भी कर रहा हो। एज इफ़ द पेशेंट इज़ टॉकिंग टू समवन, ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है। फ्रिक्वेंटली ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड ग्रेमेस, वो आई को भी ब्लिंक करता है, हाँ, और वो इस तरह ग्रेमेस भी शो करता है। विजुअल हेलुसिनेशंस जो होती हैं तो ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स किसी को होती हैं। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ के अंदर उन डिसऑर्डर्स को कहा जाता है कि जिसमें स्ट्रक्चर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, जो आपकी फिजियोलॉजी और आपके फॉर एग्जांपल ब्रेन में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से ये शिज़ोफ्रेनिया काज हुई है और फिर इसके अंदर विजुअल हेलुसिनेशन हो रही हैं। तो ज़्यादातर विजुअल हेलुसिनेशन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जब होती हैं तो उसके साथ होती हैं। 20% शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो होते हैं तो वो विजुअल हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्फैक्टरी 10% है, गैस्ट्रेटरी जो है वो भी 10% है और टेक्टाइल भी 10% है। अब इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के बारे में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता चल गया है। हेलुसिनेशन इज़ ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन फॉर विच नो एक्सटर्नल स्टिमुलस एग्जिस्ट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम इल्यूजन इन दैट इल्यूजन्स आर मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन सॉ हिज कोट हैंगिंग ऑन ए कोट रैक एंड बिलीव इट इज़ टू बी a bear about to attack him. He did see समथिंग रियल बट मिसइंटरप्रेट व्हाट इज़ इट। यानी इल्यूजन्स में एक इंसान अपने कोट को हैंगिंग देखता है और कहता है कि ये अभी मुझे मारने की तैयारी हो रही है, कि मेरे कोट को इस तरह हैंगिंग की गई है तो मुझे भी इस तरह हैंगिंग की जाएगी, या इस तरह बहुत सारी, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक रॉड की एग्जांपल आप लोगों को बता दी कि उसको स्नेक समझते हैं, कोई चीज़ होती है रियल चीज़ लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं तो वो इल्यूजन होती हैं। जबकि हेलुसिनेशन में लोग जो है वो बगैर किसी चीज़ के होते हुए एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कमांड हेलुसिनेशन ज़्यादातर कॉमन है। अब देखिए, कमांड हेलुसिनेशन मस्ट बी असेस्ड केयरफुली बिकॉज वॉइसेस मे कमांड द पर्सन टू हर्ट हिमसेल्फ और समवन एल्स। कमांड हेलुसिनेशन में भी साइकियाट्रिक इमरजेंसी। कमांड हेलुसिनेशन जब होती हैं तो ये साइकियाट्रिक इमरजेंसी कहलाती हैं। रिमेंबर सेफ्टी को यहाँ पे आपने यकीनी बनानी है, क्योंकि अक्सर कमांड हेलुसिनेशन में उस पेशेंट को इस तरह हेलुसिनेशन मिल रही होती है, या तो दूसरों को नुकसान पहुँचाओ या अपने आप को, तो वो या तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है या दूसरों पे। Personal boundary difficulties. People with schizophrenia often lack a sense of their body to rest of the world. अब देखिए कि ये
जो है पर्सनल बाउंड्री नहीं रखते, अपने बॉडी और दूसरे जो आउटसाइड वर्ल्ड है तो उसमें यानी पर्दा वगैरह का ये नहीं ख्याल करते, बाउंड्रीज़ का नहीं ख्याल करते। डीपर्सनलाइजेशन, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक फीलिंग दैट ए पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज और हर आइडेंटिटी, उसको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो चुकी है। दैट दिस सेल्फ इज़ डिफरेंट और अनरियल, पीपल मे बी कंसर्न दैट बॉडी पार्ट्स डू नॉट बिलोंग टू देम, कहते हैं कि ये जो बाजू है ये मेरा नहीं है। पीपल डिस्क्राइब फीलिंग लाइक रोबोट्स आर फीलिंग लाइक दे आर लिविंग इन ए ड्रीम, वो इस तरह शो करते हैं कि यानी आउटवर्ड एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक वो चले जाते हैं, कहते हैं कि मैं या तो रोबोट हूँ या तो मैं एक ख्वाब में जी रहा हूँ। डी रियलाइजेशन इज़ द फॉल्स परसेप्शन बाय पर्सन दैट द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज, फॉल्स परसेप्शन हो रही होती है कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो चुकी होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई सब टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया की, तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर होगा शिज़ोफ्रेनिया का। शिज़ोफ्रेनिया अगले वीडियो लेक्चर के साथ कंप्लीट हम कर लेंगे। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो गया, लेकिन बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेक्चर हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, बहुत सारे MCQs, मोर देन 15 MCQs मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे जहन के मुताबिक आप लोगों के इस लेक्चर के अंदर कवर हो चुके हैं। तो इसको सही तरीके से आप लोगों ने स्टडी करनी है। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को उसका आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।